पर बैठी हुई हैं और मैं भी बैठा हूँ, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। रमाकांत जी नीचे बैठे हुए हैं, भाभी जी मंच पर बैठे हैं। आपका स्टूडेंट भी बैठा है? हाँ, मेरा विद्यार्थी मंच पर बैठा हुआ है, गुरु जी के बगल में। मैं कल से कहानियों पर, निबंध पर, संस्मरण पर, बहुत सी उपन्यास पर बहुत सी चर्चाएं हुई है। तो मैं इससे अलग हटकर कुछ बात कहना चाहूँगा और आपको 60 साल पहले ले जाता हूँ। 60-62 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। और 62 साल पहले 59, 60, 61 ये छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के दिन थे। योगानंदन साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो उस महाविद्यालय के संस्थापक भी थे और बड़े शिक्षा शास्त्री थे। और बीसी श्रीवास्तव साहब वार्डन हुआ करते थे वहाँ, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। पता नहीं कैसे क्या हुआ, वहाँ जगह खाली थी या जो भी है वो। लाल जयजीत सिंह और रमाकांत श्रीवास्तव दोनों थे उस रूम में। उन्होंने कहा इस रूम में जाकर तुम्हें रहना है। तब मैं नाम वाम नहीं जानता था, मैं चला गया रूम नंबर 1 में। देखा तो ये दोनों थे, कैसे सामान वामान भी था। तो मैं कहा यही मुझे जगह मिली। कौन जगह मिली, कहाँ से आए, किसने भेजा? एक साथ 4-5 प्रश्न लाल जयजीत सिंह ने किया मुझे। अरे यार, बैठने तो दो उसको, एक साथ इतने प्रश्न पूछोगे। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि इनमें से कोई एक मुझे बैठने कह रहा है। और मैं बैठा और फिर उस रूम में रहा। सीनियर छात्रों के साथ मैं जूनियर। 1-2 दिन में अरे रूम नंबर 1 में है, लाल जयजीत सिंह के साथ, रमाकांत के साथ। तो मैं कईयों को जवाब देता था, हाँ अभी तो वहाँ हूँ और बाद में और कहीं जाऊँगा तो मुझे मालूम नहीं। रहा और एक दबदबा हो गया मेरा कि मैं लाल जयजीत सिंह और रमाकांत के साथ रहता था। कोई मुझे परेशान नहीं करता था क्योंकि मैं इन लोगों के साथ रहता था। ये एक बड़ी बात थी। दूसरी बात, रमाकांत जी की कल से चर्चा हो रही है। किसी ने ये नहीं बताया कि ये दिलीप कुमार थे, किसी ने नहीं बताया। ये दिलीप कुमार के रूप में जाने और पहचाने जाते थे। बोलने का ढंग, चलने का ढंग, कुछ चेहरे की छवि, और लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कहती थी दिलीप कुमार जा रहा है, दिलीप कुमार आ रहा है। दिलीप कुमार को घेर के लड़के खड़े हैं, कुछ लड़कियां भी शामिल हो जाती थी। तो श्रीवास्तव जी दिलीप कुमार के नाम से जाने और पहचाने जाते थे लंबे समय तक। और मेरा ये था कि प्रथम वर्ष का छात्र था। एक आदेश माने ऐसा नहीं, लेकिन एक ये आदेशी जैसा होता था, रवि क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई बंद करो, तैयारी करो, दिलीप कुमार की फिल्म लगी है राजकमल में, पैगाम चलना है अभी। तो मुझे पढ़ाई बंद करनी पड़ती थी और इन दोनों के साथ राजकमल में पैगाम देखने जाना ही पड़ता था। ये नहीं है कि टिकट मैं कटवाता था, ऐसा नहीं, टिकट ये कटवाते थे, नाश्ता ये करवाते थे, लेकिन मुझे अपने समय का दान करना पड़ता था। मैं जाता था और कई फिल्में, दिलीप कुमार की पुरानी फिल्म लग गई है देखने,
और पूछे कैसी लगी पैगाम, तो बहुत अच्छी लगी ना, तैयार रहो किसी भी दिन और चलना। और उस फिल्म को देखने 2 बार गए। रवि पढ़ाई बंद करो, 8 बज रहा है, 8 बजे खाना है जल्दी, और खाना बहुत कम खाते थे ये लोग दोनों, और वहाँ चलना है मीना बाजार। आज जो रजबंधा मैदान है जहाँ बड़े बड़े अखबारों के भवन खड़े हुए हैं, वहाँ एक तालाब हुआ करता था, रजबंधा तालाब, और वहाँ इतना बड़ा मैदान था कि सर्कस भी लग जाया करता था, और मीना बाजार तो हर साल लगता ही था। तो मैं इनके साथ मीना बाजार भी जाता था, और वहाँ मौत की छलांग, मौत का कुआं वो भी देखते थे, और उसको देखने के बाद ही वापस आते थे। तब ऐसा रायपुर नहीं था जैसा अब दिखता है दरिद्र की तरह। 23 साल हो गया राजधानी बने, आज उसका स्वरूप नहीं दिख रहा है, लेकिन 60 का जो रायपुर था वो बहुत प्रिय था। वहाँ चलते बनता था, लोग एक दूसरे को पहचानते थे, सड़कें हमको पहचानती थी। अब रायपुर बिल्कुल नहीं पहचानता है जहाँ हम 60 साल पहले पढ़े। रायपुर बिल्कुल बदल गया है। तो मीना बाजार देखना एक बड़े कथाकार के साथ, जिनके नाम पर एकाग्र रमाकांत श्रीवास्तव हो रहा है, जिनके साथ मैंने जीवन के बहुत शानदार समय अपने बिता दिए, बहुत कुछ सीखा दोनों से, मैंने। और तीसरी बात, जैसा भाभी जी बता रही हैं, तब 60 साल पहले पीरियड आ गया, जाना है, कापी ढूंढ रहे हैं, श्रीवास्तव जी नहीं मिली, उठाए मेरी कापी, चले गए। अधिकांश कापियों में सामने मैं लिखता था, पीछे से श्रीवास्तव जी के नोट होते ही थे, अनेक कापियों में होते थे। और कभी कभी ये भी कहते थे, रवि पेन कहाँ है, लाओ पेन नहीं मिल रही, तो पेन भी ले जाते थे, और कापी तो कई तो रहती थी तो उठा के ले जाते थे, और पीछे कापियों से वो शुरू करते थे, और अनेक स्केच बने रहते थे, बहुत खूबसूरत स्केच, जिसे मैंने सालों तक संभाल के रखा अपने पास। परीक्षा पास करने के बाद बेच नहीं दिया उन कापियों को, क्योंकि उसमें रमाकांत जी के सुंदर अक्षरों में लिखे हुए नोट्स थे, और पेन भी लेके जाते रहे, कापियां भी लेकर के जाते रहे, नोट्स बनाते रहे। ये बड़े सुखद क्षण थे मेरे जीवन के, जो मैंने इनके साथ बिताया, और ये बताना चाहता हूँ। जब हम बिंब निकालते थे राजीव से, 66 में बिंब का पहला अंक निकला था, 68 में भाभी आई खैरागढ़, भाभी जी 68 68 है 70 में आई, यहाँ खैरागढ़ गया था मैं, बड़े भारी घर में रहते थे आप, बाड़ा में, बहुत बड़ा मकान था। वहाँ मैं मिलने गया कि मुझे पता चला कि भाभी आई हैं, भाभी को देखा दिखाया, और मैंने कहा, अब इज्जत भी करता था, ये उम्र में मुझसे बड़े थे, तो मैंने कहा चिरमिरी कोयला खदानों से घिरा हुआ है, वहाँ से आपने हीरा लाया है, और रहा मैं वहाँ। राजीव से गया था, तब इतना सरल नहीं था जाना, राजीव से रायपुर MP ट्रांसपोर्ट में, फिर रायपुर ट्रांसपोर्ट में, रायपुर से दुर्ग, फिर दुर्ग से राजनांदगांव, और राजनांदगांव से खैरागढ़, 4 जगह बस बदलने में खैरागढ़ पहुँच गया, और देखा, वो सब स्मृतियों में है। एक बात और बताऊंगा, खैरागढ़ और छुई खदान, इन दोनों जगह जितने भी बड़े कवि सम्मेलन हुए, जिसमें हमारे जीवन भाई भी शामिल रहे, मैं, दीवान जी, रंजन जी, बाद के वर्षों में मस्तूरिया, कभी मुक्ति भारती आ जाते थे, उस कवि सम्मेलन, उन तमाम कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता श्रीवास्तव जी ने की, और शुरू से अंत तक बैठते थे।
और बहुत अच्छे भाषण से शुरुआत होती थी। कार्यक्रम के अंत में भाषण देंगे ऐसा नहीं, कार्यक्रम के अंत में तो वो कवियों से जो सुना उसके बारे में बोलते थे। कवि सम्मेलन की क्या महत्ता होती है और क्यों सुनना चाहिए, इस पर एक अच्छा व्याख्यान इनका हो जाता था और ये शुरू से अंत तक बैठते थे। ये भी विशेषता थी इनकी। तब ऐसे कुहड़ कवि सम्मेलन नहीं होते थे। तब ये कहते थे कि कवि सम्मेलन में बहुत बड़ी जन भागीदारी होती है, बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, प्रशिक्षण का ये सबसे अच्छा मंच है, इसलिए इनको मंच को बेवकूफ़ों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय विदूषक पैदा नहीं हुए थे, लतीफ़ेबाज पैदा नहीं हुए थे जो आज दिखाई देते हैं, लेकिन ये कहते थे बेवकूफ़ों के भरोसे नहीं छोड़ना। जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, नए सोच के लोग हैं, उन्हें मंच का उपयोग करना चाहिए, अपनी बात भी बीच बीच में कहना चाहिए और अच्छी कविताएं पढ़ना चाहिए, और तब अच्छी कविताएं ही पढ़ी जाती और इसका पालन हम जीवन भर करते रहे। बहुत से मंचों पर गए, लतीफ़े नहीं सुनाए, कभी कोई हास्य की कविता नहीं सुनाए। व्यंग्य सुनकर हास्य आ जाए, हंसी आ जाए तो वो बात अलग होती है। उसका निर्वाह मैं आज भी कर रहा हूँ। तो ये भी श्रीवास्तव जी से सीखने मिला। और एक साथी थे लाल जयदीप सिंह, वो मजिस्ट्रेट हो गए थे, जज हो गए थे। उनकी पत्नी निर्मला सिंह भी जज थी, दोनों, और ये प्रोफेसर हो गए, बड़े लेखक हो गए। मुझे अच्छा लगा कि मैं जिनके साथ, और इन्होंने कभी बुलाया नहीं। अहंकार जैसी आप लोग बात कर रहे हैं, कभी कभी नहीं, कभी ये मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बड़े, खंडवा में मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे। बंटवारा हो गया तो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक। और बैठे हुए लोग बाबू संगठन को मजबूत बनाने में, साथियों को जोड़ने में अपनी बौद्धिकता से आक्रांत नहीं करते थे। वो पाठ पढ़ाते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिखना पढ़ना चाहिए। और लंबे समय तक इनका नेतृत्व हम लोगों को बराबर मिलता रहा। इनके साथ कमला प्रसाद जी का, और तब ललित सुरजन भी थे हमारे साथ, प्रभाकर चौबे भी थे, बीच बीच में भगवत रावत जी आया जाया करते थे। इन सब ने मिलकर आज जो प्रगतिशील ताकतों की बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, उसको बनाने में इन लोग, और ज्ञान रंजन जी जबलपुर, इनका बहुत बड़ा हाथ था। ज्ञान रंजन जी बाहर बहुत कम जाते थे, लेकिन कमला जी, रमाकांत जी, भगवत रावत जी, छत्तीसगढ़ में प्रभाकर चौबे जी, ललित सुरजन जी, ये सब संगठन क्षमता थी, कुशल नेतृत्व था। और बाद में अलग होने के बाद जब मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से अलग होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बना, उसके हमारे संरक्षक रहेंगे। नाम के संरक्षक नहीं थे, चौबे जी ये बराबर विचार देते थे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये शामिल करना है, ये शामिल करना है। यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन आज जिस रूप में दिख रहा है, ललित सुरजन जी जिसके लंबे समय तक मृत्यु पर्यंत अध्यक्ष रहे, मैं उनका महामंत्री रहा, तो आज जिस ऊंचाई को सम्मेलन ने प्राप्त किया है और जिस सम्मान को प्राप्त किया है, उसके पीछे श्रीवास्तव जी की बड़ी ताकत है। हर मीटिंग में ये उपस्थित होते अलग से आते। तो कुशल नेतृत्व भी इनके साथ था। और भोपाल जाने से एक बड़ा दुख हो गया, एक अच्छे वक्ता छिन गए। यार ये कार्यक्रम करने श्रीवास्तव जी को बुला तो खैरागढ़, अरे हाँ बहुत आसान था कि श्रीवास्तव जी को पा गए अपने बीच में, रायपुर में बुला लिए, इस कार्यक्रम में बुला लिए, उस कार्यक्रम में बुला लिए, और हमेशा इनकी स्वीकृति मिलती थी। मोबाइल और टेलीफोन का ज़माना नहीं था, जाना पड़ता था कभी कभी खैरागढ़, उसमें जाने में अच्छा ही लगता था। जीवन भाई मिल जाते थे, गोरेलाल चंदेल मिल जाते थे, डॉक्टर प्रशांत झा हैं, हीरालाल अग्रवाल हैं, इन लोगों ने मिलकर
खैरागढ़ को जो ख्याति दी, संगीत महाविद्यालय बनने, विश्वविद्यालय बनने से एक ख्याति, और इन साहित्यकारों ने मिलकर के एक दूसरी ख्याति दी, बहुत बड़ी ख्याति दी। और इन्हीं के बल पर आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को बाबूजी ने 4 दिन का ऋतु संहार कार्यक्रम किया था। श्रीवास्तव जी 4 दिन का ऋतु संहार कार्यक्रम, जिसमें 3 पीढ़ी के साहित्यकार एकत्रित हुए थे। 3 पीढ़ी के नाम मैंने गिनाता, बड़े बड़े साहित्यकार आए थे, और 4 दिन तक खैरागढ़ में साहित्यकारों का जमा हुआ था। बहुत बड़ा उत्सव, और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के और देश के लोग वहाँ आए थे। खैरागढ़ जैसी जगह में 4 दिन तक रहना छोटी मोटी बात नहीं हुई, और कितनी चर्चाएं हुई और कितनी बातचीत हुई। तो एक व्यक्ति के होने का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिख तो रहा है, लेकिन लिखने के अलावा कितना समय अपना व्याख्यान देने में दे रहा है, संगठन को मजबूत बनाने में दौरा कर रहा है, नए लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है। ये बड़ी बात है। पूरा जीवन एक साहित्यकार लगा देता है, तब जाके ये समाज कुछ बनने की कोशिश करता है। समाज बनाते बनाते थान सिंह बीजापुर पहुंच गए। ढूंढनक से इलाके में 4 साल बिताया, और अगर समाज को बनाने की कोशिश नहीं करते तो थान सिंह राजनांदगांव में ही रहते, बीजापुर नहीं जाते। लेकिन समाज को बनाना तो बीजापुर तक की यात्रा उनको करनी पड़ी। 4 साल जीवन में हमेशा याद रहेगा। और ये भी बताना चाहता था, श्रीवास्तव जी एक अकेले व्यक्ति हैं जिनको मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का बड़ा सम्मान भवभूति अलंकरण मिला, और छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का सबसे बड़ा सम्मान मायाराम सुरजन लोक चेतना अलंकरण मिला। दोनों प्रदेश के साहित्य से जुड़े बड़े पुरस्कार उनके पास में हैं, दोनों पुरस्कार। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, सम्मान तो अपनी जगह है, किताबों पर हम लोगों ने कितनी चर्चाएं की। और आप बताइए मुझे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, एक ही कहानी पर बहुत सब बात होगी, मैं कहानी पर बात नहीं करता, लेकिन उस्ताद के सुर, कहानी लिखने के लिए संगीत का कितना ज्ञान चाहिए, एक उस्ताद की उठक बैठक और झटके मारने का कितना ज्ञान चाहिए, राज दरबार का कितना ज्ञान चाहिए, कितनी जानकारी बारीक चाहिए, तब जाकर ऐसी कहानियां लिखी जाती। कोई आसानी से कोई कहानी लिख देगा क्या उस्ताद के? नहीं लिख सकता। उठने बैठने से लेकर के वहाँ आराम करने, और सारा कुछ ऐसा लगता है कि आंखों के सामने बीत रहा है। ये कल की ही बात है। ऐसी कहानियां एक कथाकार को कथाकार बनाती है। और फिर ऐसा समापन कि बड़े बड़े लोगों की महफिल में वो बाजा तबला सारंगी बजाने वाले लोग आकर दरी पर बैठ जाएं। ऐसा खूबसूरत अंत कोई प्रगतिशील विचारों का लेखक ही कर सकता है, दूसरा नहीं। वो और किसी ढंग से उसका अंत कर देता। लेकिन कथाकार ने अंत ऐसा किया कि इन बेवकूफ़ों को क्या सुनाऊंगा इनको जो बजाते हैं, जो साहित्य को जानते हैं। तो एक कहानियों की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन जिस कहानी की बात किया मैंने, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। वैसे हर कहानी में आदमी मेहनत करता है, सभी। मैंने एक उदाहरण दिया, व्यक्तित्व के विविध आयाम की बात हो रही है। व्यक्तित्व का ये विविध आयाम है, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि जिस विषय पर कहानी लिखो उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लो। नहीं तो कई कहानियों में पढ़ते हैं तो उसमें देश काल की ही चिंता नहीं रहती है। कथाकार को यही पता नहीं लगता है कि मैं कब की बात कर रहा हूँ और कहाँ कब कर रहा हूँ।
लेकिन ये होना चाहिए, ये अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चौथी बात, प्रशांत जी होंगे यहाँ पर, रमाकांत जी थे तब। इतना बड़ा आयोजन खैरागढ़ क्षेत्र में शुरू हुआ है। गोरेलाल चंदेल, जीवन यदु, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रशांत झा, चलो गांव की ओर। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा यहाँ बैठे लोगों को, 12 फरवरी को हर साल एक कवि सम्मेलन होता है। ऐसे गांव में जहां आज तक कवि सम्मेलन नहीं हुआ, ऐसे गांव का ही चयन होता है जहां आज तक कवि सम्मेलन नहीं हुआ है, ऐसा कस्बा हो और उस सम्मेलन कवियों के माल व्यय पारिश्रमिक को वहन करती है, देती है, लेकिन बाकी सारी मेहनत वहाँ के साथी करते हैं। और एक बहुत ही यादगार सम्मेलन हर साल होता है, हर साल होता है। 12 फरवरी 2015 से हो रहा है, 15 से लगातार हो रहा है। ये खैरागढ़ का कमाल है, जिसकी बहुत दूर दूर तक चर्चा होती है। और हमने कई लोगों को ले जा करके दिखाया भी है कि देखो कार्यक्रम ऐसा होता है। और वहाँ नए पीढ़ी के कवि सामने आते, पढ़ने वाले सामने आते। गीत यामिनी शीर्षक से वो कार्यक्रम होता है। सारे गीतकारों को जो लुप्त होती विधा हो गई है आजकल साहित्य की, मंचों की, वो विधा जीवित हो उठती। और इसमें ये हमारे प्रेरणा स्रोत थे और आने वाले समय में रहेंगे। वो बंद होने वाला नहीं है, वो बंद नहीं होगा। तीसरी बात, जान लीजिए आप, जीवन भाई, रमाकांत जी और गोरेलाल चंदेल बिल्कुल नज़दीक रहते थे, बहुत नज़दीक। अगर जाना है तो एक दूसरे के घर तो एक मिनट का था जीवन भाई और चंदेल का, और चंदेल के घर से 4 मिनट लगता था श्रीवास्तव जी के घर जाने। आप मुलाकात करके आ जाते थे, और जो जाते थे वो कहते थे तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं। मैं कई बार गया हूँ, अशोक सिंघई के साथ कई बार गया हूँ, कई कारणों से गया हूँ, शादी ब्याह में गया हूँ, दुख के समय गया हूँ। पता नहीं, मैं सोचता हूँ 100 से अधिक बार मैं खैरागढ़ गया कम से कम। क्यों जीवन भाई? बिल्कुल 100 हो गया होगा, ज़्यादा होगी तो ही कह रहा। देखिए हकीकत बता रहा, ऐसा नहीं। इतनी बार खैरागढ़ में वो बड़ा भारी हाल है, यूनिवर्सिटी का दरबार हाल, वहाँ श्रीवास्तव जी ने कार्यक्रम करवाया था। एकल काव्य पाठ, सिंघई ने काव्य पाठ किया, मैंने काव्य पाठ किया, और कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते थे और हम लोग जाते थे। और कुछ आयाम है ऐसा नोट करके रखा होता तो देख करके और भी कुछ बातें मैं बताता। उम्र का तकाजा है कि कुछ भूल भी जाता हूँ। ये अच्छा है कि ज़्यादा नहीं भूलता हूँ। हाँ, उसमें बता देंगे। और अंत में ये भी एक बात है, जैसा कि भाभी ने बताया, सभी लोगों ने बताया, इस 60-62 साल की निकटता और दोस्ती में आज तक हमारे बीच कोई विवाद और कोई झंझट नहीं हुआ। ये रेखांकित करने की बात है। हमने कहा ऐसा ऐसा है तो श्रीवास्तव जी ने कहा ठीक है, बोले रवि ऐसा कर लेना, ये कर लेना, ये ठीक है, जा रहा हूँ मैं और ऐसा कर रहा हूँ, और घर बेचने का निर्णय ले लिया। तो मैं दुखी होकर के खैरागढ़ चल दिया कि श्रीवास्तव जी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, घर बेच दूंगा। फिर वो एक बार वापस भोपाल जा करके फिर वापस आए, रायपुर में रहे, वो घर नहीं बेचे। लेकिन अंततः भाभी को और बहू को नौकरी लग गई तो छत्तीसगढ़ छोड़ना ही पड़ा, और उतने ही भरे मन से इन्होंने छत्तीसगढ़ को छोड़ा है, आंसू बहाते हुए, जिस प्रकार कोई बेटी अपने मायके से विदा होती है।